आरती गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और आज यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी में जून एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग तैयारी शुरू कर रहे होंगे और इस साल उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का नेट जेआरएफ जो भी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपका ज़रूर से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो इस चक्कर में जो है वो हम एमसीक्यू भी करना जारी रखते हैं और आप लोग भी बहुत सारे एमसीक्यू कर रहे होंगे अपने तरीके से, पीवाईक्यू भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में आज पहला एपिसोड है, तो आज हम इसका शुरुआत करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के साहित्यकार हैं? ये बताइएगा आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के साहित्यकार हैं? ये आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। अंधा युग नाटक के रचयिता कौन है? अंधा युग नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश है, धर्मवीर भारती है, दुष्यंत कुमार या लक्ष्मी नारायण लाल? जवाब दीजिएगा। इसके रचयिता हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि किस लेखक का उपन्यास है? ये रंगभूमि किस लेखक का उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा या अमृतलाल नागर? तो इसका सही जवाब होगा प्रेमचंद। यह प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास है रंगभूमि। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है? अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? गबन, निर्मला, शेखर एक जीवनी, मैला आंचल? तो ये अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है शेखर एक जीवनी। आप ये पता ही होगा कि ये गबन जो है वो प्रेमचंद का लिखा है, निर्मला भी प्रेमचंद का है, और ये मैला आंचल जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ उपन्यास है। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र का आपको मालूम ही होगा कौन है। ये इसके मुख्य पात्र है होरी। भूदान आंदोलन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तमस, मैला आंचल, अमृत और विष या राग दरबारी? भूदान आंदोलन पर आधारित है अमृत और विष उपन्यास। प्रेमचंद के साहित्य में किस विचारधारा का अधिक प्रभाव दिखाई देता है? अस्तित्ववाद, यथार्थवाद, प्रतीकवाद या रहस्यवाद? ये बताइएगा। ये यथार्थवाद का उनके जो भी उपन्यास वो लिखते हैं उनके साहित्य में यथार्थवाद का ही प्रभाव अधिक दिखाई देता है। प्रेमचंद के साहित्य में ये हो चुका है। अलका किसकी रचना है? अलका किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर? बताइएगा, इसका जवाब दीजिए। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है अलका। नई कहानी आंदोलन से जुड़ा साहित्यकार नहीं है। नई कहानी आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा साहित्यकार है जो नई कहानी आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा या शरद जोशी? इसका सही जवाब है शरद जोशी। और आपको मैं बता दूं कि नई कहानी आंदोलन में 3 महत्वपूर्ण है। तीसरा का इसमें नाम नहीं दिया है, कमलेश्वर। ये राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश का नाम इसमें नहीं दिया है, लेकिन मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश। कला का उद्देश्य जीवन का
करण करना नहीं, जीवन को पुनः सृजित करना है। यह विचार किस आलोचक का है? जवाब दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह या लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर नामवर सिंह। नरक का द्वार, ये किसकी रचना है? नरक का द्वार के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या यशपाल। सही जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब होगा यशपाल। यशपाल की लिखी हुई रचना है नरक का द्वार। प्रेमचंद ने सबसे पहले किस नाम से लेखन कार्य शुरू किया था? तो नवाब राय के नाम से उन्होंने अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया था। हिंदी उपन्यास का जन्म काल किसे माना जाता है? हिंदी उपन्यास का जन्म काल किसे माना जाता है? 1880 को हिंदी उपन्यास का जन्म काल माना जाता है। निम्न में से कौन सा नाटक नई नाट्य धारा से संबंधित है? कौन सा नाटक नई नाट्य धारा से संबंधित है? सही जवाब दीजिए। आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ ये नाटक है, आषाढ़ का एक दिन, और कालिदास के जीवनी पर आधारित है। हमारे नेट के सिलेबस में भी है। अमृत और विष उपन्यास के लेखक कौन है? अमृत और विष, ये अभी हमने पढ़ा ना, भूदान आंदोलन पर आधारित है ये अमृत और विष। तो इस उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। निम्न में से किस रचना को आत्मकथात्मक उपन्यास माना जाता है? शेखर एक जीवनी, गुनाहों का देवता, वरदान या जूठन। इसका सही जवाब क्या होगा? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी को आत्मकथात्मक उपन्यास माना जाता है। राग दरबारी का मुख्य विषय क्या है? ग्रामीण राजनीति और शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक विवाद, स्त्री विमर्श या स्वतंत्रता आंदोलन। क्या मुख्य विषय है इसका? ग्रामीण राजनीति और शिक्षा व्यवस्था इसका मुख्य विषय है। नई कहानी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? नई कहानी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1920 में, 1940 में, 1950 में या 1970 में? इसका सही जवाब होगा 1950 में। मिट्टी की बारूद, ये किसकी रचना है? रांगे राघव की रचना है मिट्टी की बारूद। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? तो किसने हंस पत्रिका की स्थापना की थी? सही जवाब बताइएगा। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद या रामविलास शर्मा। इसका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में एक नहीं है। छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ है, तो कौन है जो छायावाद नहीं लिखते थे? तो इसमें 4 नाम है: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन छायावाद के नहीं थे। पल्लव किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? पंत, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। किसकी रचना है पल्लव? सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है पल्लव। महादेवी वर्मा को किस विशेषण से जाना जाता है? गद्य की रानी, आधुनिक मीरा, यथार्थवादी कवयित्री या प्रेम की देवी। किस विशेषण से जाना जाता है उनको? आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तुलसीदास कविता किस कवि की रचना है? प्रसाद, पंत, निराला या बच्चन। किसकी रचना है तुलसीदास? निराला की रचना है। परिमल किस काव्य संकलन का नाम है? परिमल किस रचनाकार के काव्य संकलन का नाम है? परिमल पंत, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संकलन का नाम है परिमल।
गीत फॉर्म को आधुनिक कविता में प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? गीत कविता में गीत लिखना, इसका श्रेय किसको जाता है? निराला, नागार्जुन, अज्ञे या बच्चन, यानी हरिवंश राय बच्चन। बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन ने ही ये कविता को गीत की शैली में लिखना प्रारंभ किया था। संध्या के बादल, ये किसकी रचना है? बच्चन की, पंत की, निराला की या शमशेर बहादुर सिंह की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है संध्या के बादल। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल? तो इसका सही जवाब होगा अज्ञेय। निम्न में से कौन प्रगतिशील कवि है? ये महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन या अज्ञेय? इसमें से कौन है जो प्रगतिशील कवि है? नागार्जुन। नागार्जुन को प्रगतिशील कवि कहा जाता है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये किस भाव का उदाहरण है? मैं तुलसी तेरे आंगन की। राष्ट्र प्रेम, श्रृंगार, स्त्री चेतना या भक्ति? स्त्री चेतना का उदाहरण है मैं तुलसी तेरे आंगन की। तार सप्तक कविता संकलन में कितने कवि सम्मिलित थे? 5, 6, 7 या 8? इसका सही जवाब होगा 7। और तार सप्तक के बाद भी दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक हुआ है। तो इन सभी के आपको नाम याद करने बहुत जरूरी है। इनको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि तार सप्तक के कवियों को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और क्रम से पूछा जाता है, तो उनका क्रम भी आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अज्ञेय की काव्य रचना है बाकी बचा रह गया, आत्मा का स्पर्श, अरि ओ करुणा प्रभामयी या तीसरा सप्तक? अज्ञेय की रचना है अरि ओ करुणा प्रभामयी, सही जवाब है। मैं समय हूँ कविता किसकी है? मैं समय हूँ कविता किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, धर्मवीर भारती की है, दुष्यंत कुमार या अज्ञेय की? किसकी है मैं समय हूँ? इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। नया प्रतीकवाद किससे संबंधित है? छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद या जनवादी कविता? किससे संबंधित है नया प्रतीकवाद? सही जवाब होगा जनवादी कविता। प्रतिनिधि कविताएं किसकी रचना है? ये सही जवाब है इसका जनवादी कविता। नया प्रतीकवाद किससे संबंधित है? जनवादी कविता से। प्रतिनिधि कविताएं किसकी रचना है? प्रतिनिधि कविताएं किसकी रचना है? नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन या मुक्तिबोध की रचना है? सही जवाब होगा केदारनाथ सिंह की रचना है प्रतिनिधि कविताएं। चक्रव्यूह कविता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल या दुष्यंत कुमार? किसकी रचना है चक्रव्यूह कविता? धर्मवीर भारती की रचना है चक्रव्यूह कविता। कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की रचना है? कविता के नए प्रतिमान, तो इसके लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब है डॉक्टर नामवर सिंह। अज्ञेय की आत्मकथात्मक कविता कौन है? अज्ञेय की आत्मकथात्मक कविता कौन है? आंगन के पार द्वार इत्यादि, तीसरा सप्तक या सागर मुद्रा? ये चारों अज्ञेय की ही कविता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि आत्मकथात्मक कविता कौन सी है अज्ञेय की, तो वो है आंगन के पार द्वार। ये आत्मकथात्मक कविता है। हजारों हजार वर्षों की नींद से जाग उठे हैं हम, यह पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की, धूमिल की, केदारनाथ सिंह या नागार्जुन? किसकी पंक्ति है यह? हजारों हजार वर्षों की नींद से जाग चुके हैं हम, ये पंक्ति है केदारनाथ सिंह की।
ये केदारनाथ सिंह की पंक्ति है ये। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटककार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं इसमें? प्रथम मौलिक नाटककार, जो खुद अपनी नाटक लिखते थे, तो उसमें कौन है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र या जयशंकर प्रसाद, इसमें से कौन है जो मौलिक नाटककार माने जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर पहले जो नाटक जब लिखना प्रारंभ हुआ था, तो ज्यादातर जो लोक कथाएं होती थी उस पे, या फिर अनुवाद, ऐसे ही इसी पर नाटक बनाए जाते थे। लेकिन मौलिक कहानियों पर जो हुआ नाटक लिखने का प्रारंभ, वो किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। अंधा युग नाटक की पृष्ठभूमि क्या है? रामायण, महाभारत, आजादी की लड़ाई या स्वतंत्रता के बाद की राजनीति? तो ये है महाभारत। महाभारत के 18वें अध्याय के अंतिम संध्या की कथा है इसमें, अंधा युग नाटक में। 18वें अध्याय के अंतिम जो संध्या है उसकी कथा है ये। 18वें अध्याय के अंतिम संध्या की कथा है ये। एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। स्कंदगुप्त किसका ऐतिहासिक नाटक है? हरिशंकर प्रसाई, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या भारतेंदु? स्कंदगुप्त किसका ऐतिहासिक नाटक है? स्कंदगुप्त हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, तो आप लोग को याद होना चाहिए। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंदगुप्त। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, विजय तेंदुलकर। यह भी हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, आषाढ़ का एक दिन, और इसके लेखक हैं मोहन राकेश। निम्न में से कौन सा एकांकी नाटककार नहीं है? शंभु मित्र, उमाशंकर जोशी, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। कौन है जो एकांकी नाटककार नहीं है? यानी कि इन चारों में कोई 3 है जो एकांकी नाटककार है और कोई एक है जो एकांकी नाटककार नहीं है। तो आपको क्या होता है कि एक प्रश्न से आपको कई सारे प्रश्न मिल जाते हैं, कई सारे प्रश्न बन जाते हैं, नए प्रश्न। तो इसमें जो है शंभु मित्र ये एकांकी नाटककार नहीं है। लेकिन हमारा एक और प्रश्न तैयार होता है कि उमाशंकर जोशी, रामकुमार वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर ये तीनों एकांकी नाटककार हैं। हिंदी का प्रथम सामाजिक नाटक कौन सा माना जाता है? भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग। सभी नाटकों के विषय भी याद करने बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नाटक पूरा नहीं पढ़ा है तो कम से कम उनके विषय जरूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। भारत दुर्दशा हिंदी का प्रथम सामाजिक नाटक है, भारत दुर्दशा। करबला नाटक किस लेखक की रचना है? जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश? किसकी रचना है करबला? धर्मवीर भारती की रचना है करबला। प्रथम नाटक त्रयी में कौन शामिल नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, अंधा युग, आधे अधूरे। प्रथम नाटक त्रयी में कौन शामिल नहीं है? अंधा युग। अंधा युग शामिल नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे प्रथम नाटक त्रयी में शामिल है। आधे अधूरे किस यथार्थवादी नाटककार की रचना है? आधे अधूरे के नाटककार की रचना क्या है बताइएगा? कौन है नाटककार? मोहन राकेश, शरद जोशी, रजनीश या नरेश सक्सेना? इसका सही जवाब होगा मोहन राकेश। भारतेंदु युग को हिंदी नाटक का कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग, नवजागरण युग, नई कविता युग या स्वतंत्रता युग? नवजागरण युग। भारतेंदु युग को हिंदी नाटक का नवजागरण युग कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसमें से कौन है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित नाटक नहीं है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और करबला। और ये तीनों, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये तीनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। तो सही जवाब होगा करबला, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ नाटक है। एक घूंट एकांकी रामकुमार वर्मा की लिखी हुई है, एक घूंट। लहरों के राजहंस में मुख्य पात्र कौन है? इसके मुख्य पात्र हैं राहुल।
लहरों के राजहंस भगवान बुद्ध के ऊपर लिखा गया है, जो कि राहुल के माध्यम से ये कहानी पूरी होती है। नाट्यशास्त्र किस ऋषि की रचना मानी जाती है? नाट्यशास्त्र किस ऋषि की रचना मानी जाती है? भरत मुनि। भरत मुनि ने लिखा था नाट्यशास्त्र, और ये बहुत ही उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। एकांकी और नाटक में मुख्य अंतर क्या है? भाषा का अंतर होता है, या दृश्यांकन का अंतर होता है, या चरित्र संख्या या कथानक? किसका अंतर होता है एकांकी या नाटक में? तो चरित्र संख्या का। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एकांकी, इसमें कोई एक अंक दिखलाया जाता है और इसमें पात्र एक या दो ही पात्र होते हैं। इसमें चरित्र ज्यादा नहीं दिखलाया जाता है। अगर ज्यादा चरित्र दिखलाया जाएगा तो फिर वो नाटक कहलाएगा। जिसमें एक या दो पात्र होते हैं वही एकांकी कहलाता है। बेखुदी के आलम में ये किसका लिखा हुआ एकांकी है? प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या शंकर शेष? चारों में से कौन है इसके लेखक? शंकर शेष। शंकर शेष का एक और नाटक हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा नाटक लगा हुआ है। अंधा युग की रचना किस वर्ष में हुई थी? यानी अंधा युग का रचना काल पूछा जा रहा है। 1950, 1953, 1958 या 1965? सही जवाब दीजिएगा। 1953 में हुआ था अंधा युग नाटक का। ये रचना काल जो है 1953 है। अंधा युग की रचना किस वर्ष में हुई थी? 1953 में। ध्रुव स्वामिनी नाटक किस विषय पर आधारित है? पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या धार्मिक? किस प्रकार का नाटक है ध्रुव स्वामिनी? ऐतिहासिक नाटक है। राजा निर्बंसिया नाटक किस शैली में लिखा गया है? प्रतीकात्मक शैली में, यथार्थवादी, हास्य या आत्मकथात्मक? यह किस शैली में है? यथार्थवादी शैली में लिखा गया ये नाटक है राजा निर्बंसिया। मुलाकात एकांकी किसने लिखा है? मुलाकात एकांकी किसने लिखा है? शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश या राम कुमार वर्मा? किसने लिखा है? शंकर शेष ने लिखा है मुलाकात। रेवा तट ये किस ग्रंथ का अंश है? रेवा तट, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, कविराज रत्नाकर? इसका सही जवाब होगा पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो का रेवा तट ये हमारे पाठ्यक्रम में यूनिट 5 में लगा हुआ है, तो इसको भी आप जरूर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रेवा तट प्रसंग में पृथ्वीराज को कौन सा संदेश प्राप्त होता है? युद्ध की सूचना प्राप्त होती है, अपहरण की योजना, संयोगिता द्वारा प्रेम का संदेश या विवाह प्रस्ताव? इस चारों में से कौन सा संदेश उनको रेवा तट पे प्राप्त होता है? संयोगिता द्वारा प्रेम का संदेश। ये जो नंबर सी है ये सही जवाब है। रेवा तट का तात्पर्य क्या है? रेवा तट किसको कहा गया है? यमुना तट, गंगा तट, नर्मदा तट या सरस्वती तट? तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा तट को। नर्मदा नदी के किनारे को कहा गया है रेवा तट। उस समय नर्मदा का नाम रेवा हुआ करता था। रेवा तट प्रसंग में पृथ्वीराज किस उद्देश्य से रुके होते हैं? रेवा तट प्रसंग में पृथ्वीराज किस उद्देश्य से रुके होते हैं? शिकार के लिए, संयोगिता से मिलने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए या युद्ध के लिए? इसका सही जवाब होगा तीर्थ यात्रा के लिए। रेवा तट में संदेश वाहक कौन होता है? चंद्रवरदाई, ब्राह्मण, दासी या राजदूत? इसका सही जवाब होगा चंद्रवरदाई। कवि चंद्रवरदाई जो थे वो रेवा तट में संदेश वाहक के रूप में होते हैं, और ये पृथ्वीराज रासो उन्होंने ही लिखा है, कवि चंद्रवरदाई ने। रेवा तट पर किस देवी की उपासना की जाती है? दुर्गा, पार्वती, काली या सरस्वती? किस देवी की उपासना की जाती है? दुर्गा, देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। रेवा तट प्रसंग की भाषा शैली कौन सी है? ब्रज भाषा, अवधी, डिंगल या खरी बोली? डिंगल भाषा में रेवा तट प्रसंग लिखा गया है। ये पूरा जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो उसको वीर गाथा काल का माना जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उससे
वीर गाथा साहित्य की गिनती में रखा है। लेकिन जो रेवा तट प्रसंग है वो एक प्रसंग है और वो डिंगल भाषा में लिखा गया है। रेवा तट प्रसंग से कौन सी भावना प्रमुख रूप से प्रकट होती है? देशभक्ति, भक्ति, श्रृंगार, प्रेम या वीरता? इसमें श्रृंगार प्रेम इसका सही जवाब होगा। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कथा किस राजा से जुड़ी है? जयचंद, भीमदेव, परमार या भोज? तो किस राजा से जुड़ी है? राजा जयचंद से, क्योंकि संयोगिता जो थी वो जयचंद की पुत्री थी। रेवा तट प्रसंग में प्रयुक्त रस कौन सा है? विभस्त रस, श्रृंगार रस, करुण रस या वीर रस? कौन सा है मुख्य? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसमें मुख्य है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हों और जो MCQ करना चाहते हों। तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ऐसे में मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप PYQ भी लगाते रहिए, और ये सब सवाल PYQ नहीं थे, ये MCQ थे जो कि खुद तैयार किए गए हैं। और आपको अगर अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, और साथ ही और लोगों को बताइए भी, और ये चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।